नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के 5 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें शहबाज सरकार की शर्मिंदगी और उनका झूठ छिपा है। ऑपरेशन खत्म हो गया या बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सैनिकों को अब भी चुन चुन कर मार रहे हैं। आज सत्ता में आपको सच दिखाएंगे। फिर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबल तक होली का ऐतिहासिक रंग दिखाएंगे। एएमयू में 100 साल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि होली वाला ये कौन सा नया कीर्तिमान बना है, वो देखिएगा। और संबल में कैसे होली से पहले इतिहास का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया, ये भी देखिएगा। वैसे आज होली और महाकुंभ के जरिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर नया कटाक्ष किया है और उन्हें 30 मार खां बताया है। इसके अलावा होली और नमाज वाले विवाद को लेकर भी उन्होंने यूपी सरकार पर गुस्सा निकाला है। आज सत्ता में एक कुंजी रुपए वाले उस कलेश पर भी है जो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। इस पर बीजेपी ने क्यों स्टालिन सरकार को मूर्ख कहा, यह भी समझेंगे। फिर एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी बंगाल में हिंदू वाले विवाद पर भी खोलेंगे, जिसमें ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी वाला मौखिक युद्ध है। बीजेपी ने कहा था कि ममता बनर्जी को हिंदू त्योहारों से नफरत है। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी दिखाएंगे। एक बड़ी खबर सुनीता विलियम्स पर, जिनकी वापसी एक बार फिर टल गई है और ट्रंप का वादा और मस्क का दावा दोनों फेल हो गए हैं। दरअसल नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया है। और एक बड़ा अपडेट यह है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण कल यानी 14 मार्च को होगा। वो कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मार्क कार्नी ट्रूडो की जगह सत्ता संभालेंगे और उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। सत्ता में आज आपको पिछले 50 घंटों से भी ज्यादा वक्त से हाईजैक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति दिखाएंगे। आपको बताएंगे आतंकवाद, खूनी जिहाद और फिदाइन हमले जैसी बीमारियों को जन्म देने वाला पाकिस्तान आज खुद कैसे गंभीर संकट से ग्रसित है। कैसे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बलूच विद्रोहियों के सामने शहबाज सरकार की संपूर्ण सत्ता लाचार है। भारत से तुलना करने वाले, भारत को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने का सपना देखने वाले, भारत को पीछे नहीं छोड़ने पर अपना नाम बदलने का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ की लाचारी को भी आपको बताएंगे। इसके वीडियो सबूत भी दिखाएंगे। पहले आप ये जानिए कि आज भारत में क्या हो रहा है और शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत में कल होली है, आज मिनी होली है। वहीं पाकिस्तान में कल भी खूनी होली थी और आज भी खूनी होली मनाई जा रही है। और पता नहीं बलूच विद्रोही कब तक ये खूनी होली मनाएंगे। भारत में आज होलिका दहन है, वहीं पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का खूनी प्रण है। बीएलए साफ साफ शब्दों में शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे चुकी है, कई सैनिकों की हत्या कर चुकी है। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरकार हर मोर्चे पर बलूच विद्रोहियों के आगे फेल है। भारत में हर तरफ गुलाल है, रंग है। वहीं बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान की जमीन खून से लाल है। बलूच विद्रोही एक के बाद एक बंधक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रहे हैं और आगे भी बंधकों की हत्या करने की धमकी दे चुके हैं। भारत में शहर शहर होली का हर्षोल्लास है, त्योहार की रंगारंग तैयारी है। वहीं पाकिस्तान में चीख पुकार है। जो लोग हाईजैक ट्रेन से रिहा हो चुके हैं वो डरे हुए हैं। उन्होंने हाईजैक ट्रेन की हॉरर स्टोरी बताई है। भारत में रंग, गुलाल, पिचकारी है, जबकि पाकिस्तान में बम धमाके, गोलीबारी है। ट्रेन को बम धमाके के साथ रोका गया था और अब टनल नंबर 8 में ट्रेन के अंदर कई पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई के ऑफिसर को गन पॉइंट पर रखा गया है। भारत में होली रे रसिया वाला जश्न है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलग देश की मांग है। लेकर रहेंगे बलूचिस्तान वाले नारे लगाए जा रहे हैं। कहानी यही है कि भारत में शहर शहर रंगों का राज है। बलूच के सामने घुटनों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हैं। हाईजैक संकट के बाद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं। शहबाज की मुश्किलों और चुनौतियों को आप बलूचिस्तान से आ रहे नए वीडियो से समझ सकते हैं। पाकिस्तान सरकार भले ही ऑपरेशन को खत्म करने का दावा कर रही है, लेकिन बीएलए का दावा यह है कि अभी भी उनके पास बंधक मौजूद हैं।
बीएलए का यह भी दावा है कि ट्रेन के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त बीएलए अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि बीएलए ने पाकिस्तान की सत्ता को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो अब खत्म हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि बीएलए के लड़ाके कई अफगानिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तानी हैंडलर्स से उनकी बातचीत भी हो रही है। बीएलए का दावा यह है कि पाकिस्तानी सेना के 150 जवान अभी भी बंधक हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए 16 हमलों को उसने नाकाम कर दिया है। एक अपडेट आपको यह भी दे दें कि बीएलए हर मोर्चे पर पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दे रहा है। सूत्रों के अनुसार बीएलए ने कई बंधकों को दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दिया है, जिसमें 17 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। हाईजैक कांड में पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। सेना और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। इसे सिर्फ 5 झूठ और 5 सच के जरिए समझिए। पहला झूठ यह है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, जबकि सच यह है कि बंधकों की भी तस्वीर जारी नहीं की गई है। सवाल है कि पाकिस्तान छिपा क्या रहा है। दूसरा झूठ यह है कि पाकिस्तान का कहना है कि ट्रेन हाईजैक करने वाले सभी लोग मारे गए हैं। सच यह है कि इसे झूठे दावे पर पाकिस्तान की सेना ने पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। तीसरा झूठ यह है कि पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जबकि अस्पताल में भर्ती पाकिस्तान के ही सैनिक सरकार की पोल खोल रहे हैं। चौथा झूठ यह है कि पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया है कि बलोच ऑपरेशन में हमने तत्परता दिखाई, लोगों की जान बचाई, जबकि हकीकत हाईजैक ट्रेन से लौटे यात्री बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएलए ने आम लोगों को अपनी मर्जी से छोड़ा। पांचवा झूठ यह है कि पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने सफलता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि सच यह है कि 24 घंटे तक घटना स्थल पर पाकिस्तानी सेना का एक भी ऑफिसर नहीं पहुंच पाया था। जितने भी ऑपरेशन किए गए सब नाकाम हो गए। पाकिस्तान सरकार के झूठ को हाईजैक ट्रेन से भागे पाकिस्तानी सैनिक ही एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान का सच यही है कि वो टुकड़े टुकड़े होने की राह पर है। पाकिस्तान का सच यही है कि बलोच विद्रोहियों ने पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। आपको मिलवाते हैं बीएलए के कमांडर इन चीफ से, जिसने शहबाज शरीफ को घुटनों पर ला दिया है। नाम है बशीर ज़ेब। ये वही बशीर ज़ेब है जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी पानी पिला दिया है। जब से बशीर ज़ेब ने कमान संभाली है, चीन और पाकिस्तान की चुनौती बढ़ गई है। हाईजैक ट्रेन कांड के बाद हर तरफ यही ट्रेंडिंग है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने वाला है। बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान अलग देश बनने वाला है, क्योंकि बलोच विद्रोहियों का मिशन है आज़ादी 25। सवाल है कि क्या इस साल भारत के पड़ोस में नए देश का जन्म होगा? क्या 2025 में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या 2025 में बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? वैसे भी बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का विरोधी रहा है। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान पर खनिज लूटने और हक छीनने के आरोप लगाता रहा है। बलूचिस्तान इस राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान भले ही झूठे दावे करता रहे, लेकिन हाईजैक ट्रेन की हकीकत चश्मदीद बता रहे हैं। सवाल है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्यों पाकिस्तानी सेना टनल नंबर 8 तक नहीं पहुंच पा रही है? वो कौन सी भौगोलिक स्थिति है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना टनल तक नहीं पहुंच पा रही है? पेशावर से क्वेटा के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी के बड़े जवान बंधक बन गए? पहाड़ों के बीच बनी टनल नंबर 8 की भौगोलिक स्थिति को एक डेमो के जरिए आइए समझते हैं। TV9 के संवाददाता हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के पास अरावली की पहाड़ियों में बनी रेलवे टनल के पास पहुंचे, जहां से वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा। TV9 भारतवर्ष एक लोकेशन पे मौजूद है। सिक्योरिटी पर्पस से हम आपको लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ट्रेन को कैसे हाईजैक किया गया। अगर हम ट्रेन की बात करें तो वो पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल जहां पे हम खड़े हैं इसी तरीके से। मसलन अगर मैं आपको दिखाऊं तो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे और इसी पहाड़ के बीच एक तरीके से टनल बना हुआ है।
तो सुरक्षा लिहाज से अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में भी एक टनल पहाड़ी इलाका है, जिस पहाड़ी को तोड़ के यहाँ पे टनल बनाया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कैसे जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है चूक गई। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे खड़े हैं ये वो एक सिंबॉलिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 17 टनल हैं उसमें से टनल नंबर 8 मसफाक टनल जो है वहां पे घात लगाकर बीएलए के लोग खड़े थे। बीएलए के लोगों ने क्या किया, आतंकियों ने क्या किया कि जो यहाँ पे टनल का मुख्य द्वार है वहां पे वो खड़े हो गए और दूसरी तरफ जो टनल का मुख्य द्वार है वहां पे वो खड़े हो गए और इन सब के बीच यहाँ पे एक तरीके से अंदर ट्रेन चली गई। अब जो परेशानी आ रही है पाकिस्तानी आर्मियों के लिए वो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लगभग 20 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो 20 अटेम्प्ट ले चुके हैं इस टनल में जाने के लिए और यहाँ पे जो ट्रेन में हाईजैकर्स हैं उनसे ट्रेन को छुड़ाने के लिए। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि चारों तरीके की तरफ से ये शील्ड है और ये शील्ड एक तरीके से नेचुरल शील्ड है जिसके ऊपर आप मिसाइल अटैक नहीं कर सकते, रॉकेट अटैक नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो ड्रोन है वो ड्रोन अटैक करने की भी उन्होंने कोशिश की लेकिन ड्रोन को बीएलए के लोगों ने मार गिराया। तो ये जो चीज है ये सबसे बड़ी परेशानी आ रही है पाकिस्तानी आर्मी को। सत्ता में अब उस रंग की बात जो आम लोगों से भी ज्यादा इस वक्त सियासत पर चढ़ा है, यानी होली का वो पर्व जिसकी शुरुआत देश के कई शहरों में हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में तो ये होली ऐतिहासिक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100 साल के बाद होली वाला नया इतिहास लिखा गया है। तो दूसरी ओर संभल में होली से पहले इतिहास का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया है। एमयू कैंपस में आज पहली बार परमिशन के साथ होली खेली गई। तो संभल में पुलिस के पहरे में छोटी होली मनाई गई और आज इसी ऐतिहासिक होली पर हमने आपके लिए एक वीडियो कुंजी तैयार की है। सबसे पहले आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई तस्वीरें देखिए जहां छात्रों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाया। और सबसे बड़ी बात ये दावा है कि ऐसी होली एएमयू में इससे पहले कभी नहीं खेली गई, इसीलिए छात्रों ने भी एएमयू के कैंपस में दिल खोलकर होली मनाई और कल भी बड़ी तैयारी है। दरअसल लगातार 2 दिन पहली बार एएमयू कैंपस में जमकर होली मनाई जाएगी ऐसा दावा किया जा रहा है, जबकि शुरुआत आज से ही हो गई है। लेकिन ये होली ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार एएमयू कैंपस में प्रशासन की अनुमति के साथ एक कार्यक्रम के आयोजन के साथ होली मनाई जा रही है और इसकी लोकेशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एनआरएससी क्लब, जहां इससे पहले होली के विशेष आयोजन को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था क्योंकि एएमयू प्रशासन ने अनुमति से इनकार कर दिया था। राजनीतिक बयानबाजी और होली वाले कलेश के बाद एनआरएससी क्लब में होली खेलने की इजाजत मिल गई, जिसके बाद आज छात्रों ने एएमयू कैंपस में दोपहर 12 से 3 बजे तक होली खेली। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। एएमयू कैंपस पर होली का असली रंग कल चढ़ेगा। पहले इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। हमारी ये एक हिस्टोरिक जीत है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साथ सारे स्टूडेंट्स को एक जगह होली खेलने की परमिशन दी है और ये हिस्टोरिक जीत 100 साल में पहली बार है। ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाई जा रही है और ये ऐसा पहली बार है जबकि एएमयू में हम होली मना रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक डे है। एएमयू ने फाइनली हमें एक ज़मीन दी है हमारा फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करने के लिए। हमने जिस जगह की परमिशन मांगी थी आज हम उसी जगह पे होली खेल रहे हैं एनआरएससी क्लब में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत दूर है। पिछली बार जब स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस में होली खेलनी चाहिए थी तो उनको संग मारपीट हुई थी, उन्हें दौड़ा के मारा गया था। एएमयू से तो सहयोग हमें ऐसा मिला है कि यहाँ पर बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। हम यहाँ के बोनाफाइड स्टूडेंट्स ही हैं। पोस्टर लगने चाहिए थे हैप्पी होली के और वी वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स के। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ हम होली खेल रहे हैं एनआरसी हॉल में और इससे पहले हमने खेली है होली कैंपस में थोड़ा बहुत, नहीं तो हम शिव मंदिर पर अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते थे। सर इंजॉय काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस थोड़ा सा फीका लग रहा है क्योंकि डीजे साउंड्स वगैरह नहीं है। अगर साउंड्स वगैरह होते तो और अच्छा लगता।
सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पर पीएसी, आरएएफ और सिविल पुलिस यहाँ पर तैनात रही और कैंपस का सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध रहा। पूर्ण निगरानी के साथ यहाँ पर सकुशल रूप से होली संपन्न हुई। कैमरे तो पहले हर जगह पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हुए हैं। जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, जितने भी कार्यालय हैं, सब पे लगे हुए हैं कैमरे। देखिए, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हमेशा होती है, वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ तो कोई ऐसा मना नहीं है होली खेलने के लिए, लेकिन चूँकि कक्षाएँ थी तो कक्षा से निकाल के होली खेलना तो किसी भी विश्व की यूनिवर्सिटी में मैं समझता नहीं हूँ कि अलाउड होगा। अब आपको अलीगढ़ से संबल लेकर चलते हैं, जहां होली वाला तनाव पिछले कई दिनों से बरकरार है। प्रशासन की कोशिश है कि संबल में होली पर सब मंगल हो। इसी उम्मीद के साथ आज सीओ अनुज चौधरी और एसपी श्रीचंद की मौजूदगी में संबल के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें पुलिस के साथ साथ पीएससी की 20 कंपनियां मौजूद थी। फ्लैग मार्च कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी दूरी 4 किलोमीटर तक थी। जिन इलाकों से कल होली का जुलूस निकाला जाएगा, उन रास्तों से ये फ्लैग मार्च गुजरा। इसके अलावा आज संबल की एक और तस्वीर ट्रेंड कर रही है और वो है कार्तिकेय मंदिर की, जहां 46 साल के बाद पहली बार होली मनाई गई। रंग गुलाल उड़ाया गया और साथ ही भजन कीर्तन भी हुआ। ये वही महादेव का मंदिर है जो 1978 के दंगे के बाद से संबल में बंद था, लेकिन इसे प्रशासन ने पिछले साल खुलवा दिया था। इस वक्त संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए, एएसपी मौजूद है, साथ ही डीएसपी मौजूद है और देखिए तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त आपको फ्लैग मार्च निकालते हुए दिखाई देंगे। दरअसल संभल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ये फ्लैग मार्च है। छोटी होली के दिन सुबह तकरीबन 12 बजे ये एक रात वाली मस्जिद से शुरू हुआ और तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच था कोतवाली तक का, वहाँ पर ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें पीएसी की 20 कंपनियां हैं, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जवान हैं, साथ ही जो वज्र वाहन है वो भी इसके अंदर इस फ्लैग मार्च के साथ शामिल किया गया है। तो कहा जा सकता है कि अब तक का संभल के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च इस वक्त आप देख सकते हैं। जो होली जो जुलूस का जो मार्ग होगा, जुलूस मार्ग, उस पर ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और ये जो फ्लैग मार्च है ये शाही जामा मस्जिद के सामने से होते हुए सीधे कोतवाली पर जाकर खत्म होगा। रूट मार्च निकाला जा रहा है, परंपरागत जो कि होली का रूट मार्च मार्ग है, उसी मार्ग पर यह रूट मार्च निकाला जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं पर की जा रही हैं। संभल को कल के लिए कितने सेक्टर्स में बांटा गया है? संभल 17 सेक्टर्स में बांटा गया है और सभी जगह फोर्स लगाई गई है, पुलिस लगाई गई है। आज हम होली खुलकर मना रहे हैं और संभल से होली का भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और संभल में कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल में होली भगवा में है, पूरे शहर में होली मनाई जा रही है और कार्तिकेय मंदिर पर एक विशेष होली मनाई जा रही है। यह भगवा होली खेली जा रही है और समस्त समाज यहाँ इकट्ठा है। ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है, इसे सबको खेलना चाहिए। होली का रंग फूलों से, रंगों से होली खेली जा रही है। होली के रंग वाले मौसम में असली हिंदू होने की जंग चल रही है और ये मुकाबला है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच। दोनों नेताओं का दावा है कि वो ज्यादा बड़े हिंदू हैं और इनके बयानों वाले सबूत भी दिए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान से शुरू हुई। शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में बीजेपी विधायक का माइक बंद करने से नाराज थे। इस पर उन्होंने कहा कि 10 महीने इंतजार करें, हम बंगाल के स्पीकर और ममता बनर्जी को चुनाव हरा देंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को सदन के सामने सड़क पर फेंक देंगे। शुभेंदु के बयान से ममता बनर्जी काफी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक बयान देकर ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो एक हिंदू हैं और उन्हें बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सदन के अंदर हुए इस हंगामे और तीखी बहस का वीडियो तो नहीं आया, लेकिन सदन के बाहर भी इस पर हंगामा खूब हुआ कि बड़ा हिंदू दोनों में से कौन है। इस सब के बीच सीएम ममता बनर्जी का एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें वो होली के जश्न में शामिल हो रही हैं और डांडिया कर रही हैं।
उनके इस वीडियो की काफी चर्चा रही। इस वीडियो के जरिए टीएमसी समर्थकों को ये दिखाने की कोशिश रही कि ममता बनर्जी सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करती हैं, वो मुसलमानों की बात करती हैं तो हिंदू धर्म को भी मनाती हैं और उसका सम्मान भी करती हैं। लेकिन इस बीच एक और विवाद हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तर्क दिया गया कि हरियाली बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे बीजेपी फिर भड़क गई और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक दिन के लिए कोई आदमी झगड़ा लगा के चला जाएगा, लेकिन जब आग जलेंगे तो वो नहीं रहेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम आग नहीं चाहते हैं। हमारा मर्जी हम पूजा करते हैं, आपका मर्जी आप भी पालन करते हैं, आपको जो भी चाहिए। इसी के लिए सब अच्छा रहे तो बांग्ला अच्छा रहेगा, अगर बांग्ला अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया, ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। वो लोग धर्म के नाम पे पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो उसका कंपल्शन है, लेकिन उसके लिए सोसाइटी में ऐसे जहर डालना ये तो ठीक नहीं है। सरकार एंटी हिंदू सरकार है और ममता बनर्जी को भी पता है, इसलिए ममता बनर्जी ने इतने दिनों से, इतने सालों बाद वो विधानसभा के फ्लोर पे वो बोलने के लिए मजबूर हो गई कि आई एम फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली। इससे पहले कभी नहीं बोलती थी, अब बोल रही है। इसका मतलब है कि हिंदू भी समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सरकार एंटी हिंदू सरकार। हिंदुत्व तो छोड़ के इन लोग को कोई अब इलेक्शन में कोई कार्ड नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। इलेक्शन का टाइम में जितना बार ये लोग कोशिश किया है, दिल्ली को सब लीडर को ले आया, वो ज़्यादा के ज़्यादा पैसा भी खर्चा किया, सब कुछ किया है, लेकिन इधर में बढ़ते जा रहा है हम लोग को सीट का नंबर। और ये जो हिंदुत्व को लाइन लिया है ना, इसमें हम लोग को सीट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हो रहा है बंगाल में, कभी कभी हिंदुओं का आक्रमण हो रहा है, बांग्लादेश में तो हो रहा है ही, लेकिन इधर भी हो रहा है। ममता वो देख के चुप ही सारे रहते, हमेशा वो जो मारते हैं उनका पक्ष में जाती। होली पर बड़ा हिंदू कौन और छोटा हिंदू कौन वाले एपिसोड से आइए बाहर निकलते हैं और चेन्नई से आई एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसने विवादों का एक नया चैप्टर खोल दिया है। नई शिक्षा नीति और ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा था। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। ये एक ऐसी घटना है जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक किसी राज्य ने नहीं किया। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगो से रुपए की देशव्यापी पहचान को बदलकर तमिल अक्षर में उसे कर दिया। जो सिंबल डीएमके सरकार ने तय किया है वो तमिल लिपि का अक्षर रू है। रू अक्षर रुपए से लिया गया है, जिसका मतलब तमिल में रुपया होता है। रुपए के तमिल वर्जन वाला ये विरोध शुद्ध रूप से राजनीतिक दिख रहा है, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में बजट 14 मार्च को पेश होना है। उससे पहले स्टालिन ने इसकी एक झलक अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर दिखाई और यहीं से इस पर बहस शुरू हो गई। एक तरह से ये उत्तर दक्षिण वाली राजनीति का एक्सटेंशन ही है। बजट का वीडियो शेयर करते हुए सीएम स्टालिन ने लिखा कि तमिलनाडु का व्यापक विकास सुनिश्चित करना और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना हमारा मकसद है। अगर स्टालिन के पोस्टर को आप गौर से देखें तो उनके हैशटैग से भी भाषा वाले सुर साफ दिख रहे हैं। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग द्रविडियन मॉडल और हैशटैग TN बजट 2025 भी लिखा है। अगर पिछले 3-4 साल के बजट की बात करें तो तमिलनाडु ने रुपए के देशव्यापी सिंबल को ही प्रमोट किया था। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 2023-2024 का बजट हो या 2024-2025 का, हर जगह स्टालिन अब तक उसी पहचान को बजट में दिखाते रहे। वो चाहते तो विरोध पहले भी कर सकते थे, लेकिन इस साल उनका रुख केंद्र के से आर पार वाला दिख रहा है।
ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति शुरू होते भी देर नहीं लगी है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलई ने स्टालिन के कदम के विरोध में कई पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखे। उन्होंने स्टालिन के लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया और इस बदलाव को तमिल के अपमान से जोड़ दिया। अन्नामलई ने कहा, डीएमके सरकार ने बजट 2025-26 में रुपए का जो सिंबल बदला उसे एक तमिल ने डिजाइन किया था। इसे पूरे भारत ने अपनाया और हमारी करेंसी में इसे शामिल किया गया। जिस तमिल युवक उदय कुमार ने यह डिजाइन बनाया वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। BJP, I think, has been doing a lot of double role in this. At one point of time, they said we are promoting our mother tongue. We want to promote mother tongue in every aspect. So they claim that NEP promotes only mother tongue. Now our chief minister, our government has used Tamil for financial terms. Why they use Ru? Today, this absurd drama and this ridiculous stunt by the DMK not only exposes their anti-federal nature, it is an attack on our national identity, and also the DMK has insulted Tamil sentiments and Tamil pride, because this national currency symbol was designed by Mr. Uday Kumar, a distinguished Tamil academic. This is deliberate and intentionally enacted drama. DMK, which has run the government only through advertisements in the last 4 years, this is yet another advertisement released by DMK just to divert the attention to cover up all its failures in running the government governance and to cover up the corruption that is running into thousands of crores. वैसे इस पूरे विवाद की जड़ में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी वाली लड़ाई है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है, जबकि तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। यहाँ एमके स्टालिन को ये समझना होगा कि रुपए का चिन्ह एक प्रतीक है, जैसे डॉलर या येन है। रुपए का निशान ना हिंदी है, ना तेलुगु है और ना ही तमिल, इसलिए इसे भाषा से जोड़ना सही नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर ये हिंदी का विरोध नहीं रहा, ये एक प्रतीक का विरोध है। और स्टालिन को ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि रुपए सिंबल तो डीएमके नेता के बेटे ने ही बनाया था, फिर विरोध क्यों है। वैसे स्टालिन क्या क्या बदलेंगे? अगर ऐसे वो हर बात को हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में बांटने लगेंगे तो उन्हें अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि स्टालिन तमिल भाषा का शब्द नहीं है। तो क्या अब इतने वर्षों के बाद वो अपना नाम भी बदल देंगे? वैसे इस मौके पर न्यूज मित्रों के लिए एक मौका ये भी जान लेने का है कि रुपए का सिंबल कैसे बना था। भारत सरकार ने एक ओपन फोरम पर रुपए के चिन्ह बनाने का ऑफर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके छात्र उदय कुमार के रुपए के चिन्ह को बनाया था, जिसे भारत सरकार ने अपनाया। उदय कुमार को आरबीआई की ओर से 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। रुपए का चिन्ह देवनागरी लिपि के आर और लैटिन लेटर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन भी बनी हुई है। ये रेखा हमारे राष्ट्रध्वज और बराबरी के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था। सत्ता में अब बात स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की, जो अंतरिक्ष में गई तो थी सिर्फ 8 दिन के लिए, लेकिन पिछले 280 दिन से वो वहीं हैं। नासा ने उनकी वापसी को लेकर कई बार तारीखों का ऐलान किया है। तारीख पर तारीख वाले ऐलान तो खूब हुए हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। अब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की स्पेस स्टेशन से वापसी एक बार फिर टल गई है। नासा ने स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया है। इस मिशन को 12 मार्च को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इस लॉन्चिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लॉन्चिंग इवेंट की लाइव ब्रॉडकास्टिंग तक शुरू हो चुकी थी। कुल मिलाकर फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 की लॉन्चिंग होने ही वाली थी। जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन जाना था, वो स्पेस क्राफ्ट में सवार भी हो चुके थे, लेकिन लॉन्चिंग से कुछ मिनट पहले ही तकनीकी दिक्कत की बात पता चली। दरअसल रॉकेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी, इसीलिए बिना रिस्क लिए नासा और स्पेसएक्स ने लॉन्चिंग को 2 दिन के लिए टाल दिया। अब इसके लिए 14 मार्च की तारीख तय की गई है। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।